आलोक जी, ये शुरू के 2-3 जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं, अगर छोड़ दे तो नीचे में तो बहुत ही जेनरिक चीजें लिखी हैं, कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन तो बनाया नहीं कि भाई 100 दिन में आपको अच्छे दिन दे देंगे हाथ में। देखिए टाइमलाइन नहीं है, लेकिन आप जैसे अभी जो साथ में जो अफसरों वाली बात कही, मैं एक बात जोड़ूंगा जी। ये बात ठीक है कि अफसर बीच में फैसले नहीं कर रहे थे, वो चूंकि प्रधानमंत्री या दूसरे लोग उनकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे। लेकिन एक खतरा होता है यदि ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में बहुत सारा दे दिया जाए। मेरा ख्याल है सिद्धार्थ जी इस बात से सहमत होंगे कि हम लोग सारे जो मीडिया में तो खास करके ब्यूरोक्रेसी पर ही अटैक कर रहे थे, उनकी मनमानी से हुआ। देखिए जेल में भी कई लोग चाहे गए कुछ नहीं गए, और इवन उसकी आंच प्रधानमंत्री कार्यालय तक गई। ब्यूरोक्रेट की मनमानी ने ही बर्बाद किया, उसमें नेताओं के अनदेखी ने किया या प्रधानमंत्री ने आंख मूंद करके काम किया होगा। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स को यदि नहीं उनको छूट दे देंगे तब तो भ्रष्टाचार और चरम सीमा पे पहुंच जाएगा। नहीं, लेकिन कोयला घोटाले में तो कोयला सचिव कह रहे थे कि आप ऑक्शन कीजिए, और वहां पर तो नेताओं ने, मंत्रियों ने फैसला लिया था। इसीलिए मैं अंजना जी दूसरी बात कह रहा हूँ। देखिए आप बड़े ऐसे जो घोटाले हो गए उनमें उसकी जांच करके जिनको सजा देना है दिया जाए, लेकिन जब ये कहा जाता है कि अफसरों को छूट दे दीजिए तो मंत्री बौने हो जाए और अफसर मनमानी करने लगे, इसको संतुलन बनाने की शायद मोदी जी वैसे कहा भी है कि आप उसको ध्यान रखें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ऐसा मंत्री कमजोर दिखाई दिया तो अफसर हावी होंगे और वो मनमानी करके जनता के साथ जुल्म करेंगे। वो केवल ये कहेंगे कि साहब आर्थिक वजह ये है, एफडीआई की वजह से हमें ये करना पड़ रहा है, फलाने वजह से ये करना पड़ रहा है, तो न महंगाई रुक पाएगी न ही भ्रष्टाचार कम हो पाएगा। मंत्री आपका चाहे वो कालीन पर जमीन पर सो जाए, अफसर जो है, आज आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी एयर इंडिया में उन्होंने कहा कि जो रिटायर हो गए उनके भी खानदान के लोगों को जीवन पर्यंत मिलता रहे फ्री टिकट। अफसर आज भी एक आदमी को टिकट मिलता है तो वो अफसर की पत्नी या किसी भी प्रेमिका या किसी दोस्त को विदेश यात्रा पर ले जाते रहे। मोदी जी को पहला फैसला ये करना चाहिए था कि अफसर यदि यात्रा पर जाएगा विदेश तो उसके साथ जो फ्री टिकट एक मिलता है वो बंद हो जाएगा। खाली ऐसे जो फैसले हैं उसकी घोषणा उनकी सरकार को करना पड़ेगा, वरना वो अफसरों को जैसे दिमाग खराब करेंगे तो एक टिकट के बजाय 3 टिकट लेने लगेंगे। दिमाग खराब गाड़ियों तो इस देश ने नेताओं का भी होते हुए देखा है और खूब देखा है। मैं चाहती हूँ कि अब प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री जी, चूंकि आप एक एंटी करप्शन एजेंसी से जुड़े हुए हैं, तो अब आप इस बहस में आए और बताएंगे जो ब्यूरोक्रेसी को आजादी हो काम करने की, इस तरह के जो कदम स्पेसिफिक बताए जा रहे हैं, इन सबसे फायदा होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में या नुकसान? देखिए ये कहना बड़ा मुश्किल है। नई सरकार आई है, नए प्रधानमंत्री भी आए हैं और हमारे देश के सारे तमाम जनता की उम्मीदें भी बहुत ऊंचे हैं। हाँ। तो कोई कदम उठाए जा रहे हैं तो हर एक बात पे अगर हम आलोचना करना शुरू करें तो मतलब सरकार को थोड़ी बहुत तो छूट देनी चाहिए। अभी 2 दिन ही हुए हैं और ये 2 दिन में हम कहें कि भाई ये गलत है वो गलत है, कोई नए कदम उठाए जा रहे हैं। मगर एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये जो सरकार है इसमें जो कैबिनेट उन्होंने अनाउंस किया है उसमें कई ऐसे मंत्री हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। तो अगर हम सच्ची में भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं तो हमने तो मोदी जी को लिखा भी अपने पूरे नेशनल इलेक्शन वॉच की तरफ से कि भाई कृपा करके ऐसे लोगों को आप मंत्री कम से कम ना बनाइए। और भाजपा में कई ऐसे सांसद हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। तो अभी समय बताएगा कि भ्रष्टाचार को कौन कौन से मंत्रियों के खिलाफ, शास्त्री जी, कौन कौन से मंत्रियों के खिलाफ आप लोगों ने जानकारी निकाली है? नहीं, वो पूरा लिस्ट हमारे वेबसाइट में है और हमने मीडिया को भी दिया हुआ है। अब मेरे को सारे नाम तो याद नहीं है, मगर कुछ 8 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ कोई ना कोई क्रिमिनल केस है। जी जी। और अगर मैं एक का नाम लूँ दूसरों का भूल जाऊं तो वो अच्छा नहीं लगेगा। मगर बात तो यह है कि जब आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और बारंबार उसी टाइप के लोगों को आप फिर से कैबिनेट में शामिल कर रहे हैं। आपको मैं रोक रही हूँ शास्त्री जी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ क्योंकि एक खबर आ रही है, फिलहाल उसको जब तक पुष्ट नहीं होती है खबर हम नहीं बताएंगे अपने दर्शकों को। वापस आप ही का रुख करूंगी प्रोफेसर शास्त्री। कुल मिलाकर बड़ी बात यही है कि जो ठोस कदम उठाने की बात हो रही है, ई ऑक्शन या फिर आप अपने परिवार के लोगों को मत अपने स्टाफ में रखिए, इन सब के जरिए तो हम उम्मीद रख सकते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ पुख्ता कदम हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है और हम तो इसका पूरा वेलकम करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अपने रिश्तेदारों को आप मत रखिए, तो अच्छी बात है, इसका तो स्वागत है। जो खबर हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, मैं लौटूंगी शास्त्री साहब आपके पास, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है। इम्फाल में धमाके की खबर है, एक व्यक्ति के मारे जाने की और कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। फिलहाल
तस्वीर साफ नहीं है कि ये आतंकी हमला है या फिर किन्हीं वजहों से ये ब्लास्ट हुआ है, लेकिन ब्लास्ट में 1 की मौत और 7 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इंफाल में, मणिपुर में यह हुआ है ब्लास्ट, जिसमें 1 की मौत और 7 जख्मी। फिलहाल आईईडी धमाका इसे बताया जा रहा है। किन वजहों से हुआ, कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, धीरे धीरे ही पूरी खबर आ पाएगी। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें, मणिपुर में इंफाल में ब्लास्ट की यह खबर आ रही है, 1 व्यक्ति के मारे जाने की और 7 लोगों के जख्मी होने की। जैसे ही इस पर और भी कोई जानकारी आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वापस अपनी बड़ी बहस का रुख करते हैं। नौकरशाहों का मनोबल बढ़ाया जाए, नए सुझावों का स्वागत हो, नौकरशाहों को ज्यादा आजादी मिले काम करने में। राशिद लल्वी जी, ये आप बार बार कह रहे हैं कि यूपीए से कंपेयर मत कीजिए, तुलना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अभी जो जनता है वो वहीं से एक तरह से ग्राफ बनाकर और शुरू करेगी आगे मामला ले जाना। क्या वाकई नौकरशाही के साथ जैसा हुआ, कई सारे ऐसे नौकरशाह बाद में आए जिन्होंने बताया कि भैया फैसले 7 RCR में नहीं 10 जनपद में लिए जाते थे और आपकी पार्टी ने उन पर प्रहार किया, उन सब के मद्देनजर इस तरह के कदम किस तरह से आंकते हैं आप? एक राजनीतिज्ञ के रूप में भी बोलिएगा। देखिए, मैं कहूँगा कि इस तरीके की बात करना आज बिल्कुल उचित नहीं है और बेबुनियाद बातें पे बहस की जाए ये तो और भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यूपीए और एनडीए के बीच मुकाबले के लिए आपके पास नहीं बैठा हूँ। अभी 72 घंटे हुए हैं नरेंद्र, 72 घंटे भी नहीं हुए, 6 बजेंगे तब 72 घंटे होंगे नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो इस 72 घंटे में अचीवमेंट्स का कोई सवाल नहीं उठता है। मैं फिर यही कहूँगा कि हमारी जो भी गलतियां रही हैं उसी का ये नतीजा है कि एनडीए आया है। हम अपनी गलतियों को देखेंगे और सुधारेंगे। मेरा मानना है कि कोई भी कौम और कोई भी देश अगर अपनी गलतियों से सबक हासिल नहीं करता है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं इस पे कोई बहस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो भी कदम वो उठा रहे हैं बहुत अच्छे कदम हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर कोई सवाल हमारे दिमाग में उठे तो हम वो सवाल इसलिए ना पूछे कि 10 साल तक हमारी हुकूमत रही है। हाँ। हम चाहते हैं जिन मुद्दों पर आप सरकार में आए हैं उन मुद्दों पर जल्द से जल्द कदम उठाएं ताकि देश के लोगों को आपकी सिंसियरिटी का अंदाजा हो। ठीक है, ब्लैक मनी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन जितना काम हमने किया है उसे अगर आप देखेंगे तो वो कम नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप वापस नहीं ला सकते, मैं तो कहूंगा कि मेरी शुभकामनाएं, खुदा करे आप ज्यादा से ज्यादा वो काला धन वापस लाएं। लेकिन आपको यह एहसास जरूर होगा कि काला धन वापस लाना आसान काम नहीं है। महंगाई को नीचे लाना बच्चों का खेल नहीं है। आप करें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। लेकिन अब एक सेकंड वापस जाते हुए, क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कभी इस तरह का कोई चार्टर या फिर दिशा निर्देश निकाले थे? क्योंकि मुझे राशिद जी याद नहीं आता। मुझे बस एक बार याद आता है जब शशि थरूर साहब ने कैटल क्लास लिख दिया था तो सोनिया गांधी जी की तरफ से आया था कि भैया सादगी भरे जीवन को आप लोग व्यतीत करें और थोड़ा सादगी अपनी निजी जिंदगी में भी लाएं। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ, भाई भतीजावाद के खिलाफ कभी ऐसा दिशा निर्देश प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नहीं जारी किया था, जो मुझे याद है राशिद जी। देखिए, नहीं, बिल्कुल ये ऐसा नहीं है। मनमोहन सिंह ने कितनी बार कहा है सरकारी खर्चे पर कटौती की जाए, और आपको तो याद होगा सिर्फ मंत्रियों के लिए नहीं, एमपीज के लिए कहा गया था कि अपने रिश्तेदारों को अपना पीए ना बनाए, क्योंकि हर एमपी को सरकार से पैसा मिलता है। एक पीए का 35,000 40,000 रुपए के करीब मिलता है। बहुत सारे एमपीज अपने रिश्तेदारों को पीए बना लेते थे। ये कितनी बार चर्चा हुई है, कितनी बार अखबारात के अंदर आया है। सरकार ने कहा है ऐसा मत कीजिए, तो अब ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि एग्जैक्टली उन्हीं अल्फाज के अंदर कहा गया हो जिन अल्फाज के अंदर आज नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। कोई ऐसी नई बात मुझे उन 10 मुद्दों के अंदर नजर नहीं आती है जिसे मैं ये कह सकूं कि पिछली सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, नई सरकार ऐसा कर रही है। लेकिन जी 100 दिन का वक्त है, हमें देना चाहिए बगैर किसी टिप्पणी के, बगैर किसी आलोचना के। जी आप आगे बढ़िए, जिस तरीके से आप काम करना चाहते हैं इस तरीके से काम कीजिए। आपको फ्री हैंड मिलना चाहिए, कोई आलोचना नहीं होनी चाहिए। हम 100 दिन के बाद, 3 महीने के बाद तब तराजू लेकर खड़े होंगे, तब तराजू लेकर खड़े होंगे
तब हम तोलेंगे। आज हम आपको तोलना नहीं चाहते। एक बात मैं तराजू जोड़ दूं, लेकर बाद में, ठीक है, जल्दी से हाँ, एक खाली बात जोड़ दूं इनको। प्रणब मुखर्जी, मैं आपको अंजना जी खाली ये कहूँगा, प्रणब मुखर्जी जब वित्त मंत्री थे तब उन्होंने इस तरह की कई चीज़ जारी की थी, और आपको याद होगा, हम लोगों ने, आपने भी फोटो छापे होंगे, दिखाया भी होगा, प्रणब मुखर्जी भी सेकंड क्लास में यात्रा कर रहे हैं, कुछ और इसलिए ऐसा है कि मेरा ख्याल है अब तो राष्ट्रपति पद पर हैं, तो ऐसा नहीं है, जो अच्छे यदि वित्त मंत्री होते हैं या सरकार होती है उनमें वो लोग कोशिश करते हैं। ये ठीक है कि उसके बाद भी उसमें भी 5 स्टार वाले जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, तो यही शायद मोदी जी कोशिश करेंगे कि नीचे के मंत्री तो कम से कम उतना गड़बड़ ना करें। हाँ बिल्कुल। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, कुछ नया नहीं कर रहे आप? अंजना जी, हम लोग तो पहले तो मैं रशीद भाई को ये कहूंगा कि वो कुछ भी नहीं कहना चाहते, मैं कहते सब कुछ हैं अपने पूरे उसमें, आलोचना करना नहीं चाहते मगर जब भी अपने हिसाब से कह देते हैं। इनके पास 10 साल का समय था मगर हमसे वो 72 घंटे में खुद नहीं बोलने में, देश की जनता चाहती है इसलिए बताना आवश्यक है, तो घुमा फिरा के वो सब चीज कह जाते हैं। मगर रशीद भाई थोड़ा सा 72 घंटे ही हुए हैं, कम से कम हमने कदम तो अच्छे रखे हैं। एसआईटी की जो आप बात कर रहे हैं काला धन की, ये आपके पास भी था, आप तो चुनाव के दौरान अपॉइंटमेंट कर रहे थे, ऑफिशियल अपॉइंटमेंट्स कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा कि एसआईटी आप गठित करिए, 1 मई को कहा, मगर आपने वो नहीं किया, आपने कहा जो नई सरकार आएगी वो करेगी। तो आपने हर दफे, और जितने आपने कंट्री से साइन करा था ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन वो जो आप कहते हैं, वो आपने जब 2007 में साइन किया था, उसको रेटिफाई आपने 2010 में किया था। तो इसलिए काले धन पे आपकी क्या नीति रही है वो 1 मई तक की जाते जाते सरकार ने पूरी दिखाई है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का 1 दिन भी था या 2 दिन था, हम चाहते तो एक एफिडेविट देते या एक दफे भी प्रेयर करते कि हमें हफ्ते भर का या महीने भर का, अभी हमारी सरकार आई है, हम इसको स्टडी करेंगे, तो मिल जाता। हम रुके नहीं क्योंकि हमारी कमिटमेंट थी। तो जो हमारी कमिटमेंट हम उसको पूरा कर रहे हैं। जो चीजें आपकी सरकार को करनी चाहिए थी, साधारण चीजें करनी चाहिए थी सुशासन के ऊपर, वो नहीं हुई, उसको आज हम अपने 10 पॉइंट में कह रहे हैं, और उस पर हम किस प्रकार से लागू करेंगे ये समय बताएगा। मगर जो एक ट्रैक रिकॉर्ड हमारा है वो हम पूरा करेंगे। उस ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर ये 10 चीजों पे सभी लोग कायम रहेंगे, और देश को जो हमने वादा किया उसको हम पूरा करेंगे। और मैं कृपा करके यही कहूंगा कि आपके तरह बाकी भी कांग्रेस के सभी प्रवक्ता हो और नेता हो जो कि मोहलत देना चाहते हैं एक नई सरकार को, और उसका हम फिर स्वागत भी करेंगे। राशिद अलवी जी। जी, तो ये जो आप लोग कह रहे हैं ना ब्यूरोक्रेसी को छूट दी जा रही है, ये नहीं है। ब्यूरोक्रेसी का जो मनोबल है बहुत गिरा हुआ है अंजना जी, उनका मनोबल और उनको विश्वास रहे इस सरकार में उतना कर रहे हैं। मॉनिटरिंग जो रहेगी, प्रधानमंत्री स्वयं कह चुके हैं कि मैं अलग से सेक्रेटरी से मिलूंगा भी और उनसे जायजा भी लूंगा और मंत्रियों या कैबिनेट की बैठकें भी करता रहूंगा। तो ये ना सोचे कि ब्यूरोक्रेसी को वो खुली छूट दे रहे हैं, वो खाली उनके मनोबल की बात कर रहे हैं जो पिछले सरकार में गिर गया था। राशिद जी, ठीक है, राशिद जी क्यों मनोबल गिर गया? ब्यूरोक्रेसी। देखिए, मुझे तो बड़ी खुशी है कि एनडीए की सरकार, बल्कि एनडीए की नहीं कहूंगा, बीजेपी की सरकार 72 घंटे में यह भी पता लगा लिया कि देश की पूरी ब्यूरोक्रेसी का मनोबल गिर चुका है। इतनी फास्ट गवर्नमेंट मैंने नहीं देखी है कि यह अंदाजा हो जाए 72 घंटे क्या 48 घंटे का ये फैसला भी हुए हुए काफी देर हो गई है कि मनोबल उन लोगों का गिर चुका, इनको पता चल गया। देखिए, जो बात मैं कहना नहीं चाहता था वो आप मुझसे कहलाएं दे रही हैं। नरेंद्र मोदी जी का काम करने का अंदाज बहुत अलहदा है। वो नेताओं के जरिए काम ही नहीं करते, वो काम ही ब्यूरोक्रेसी के जरिए करते हैं। नेताओं को तो वो एक तरफ बिठा देते हैं। मैं तो बहुत बार आपके चैनल पे चुनाव से पहले ये बात कह चुका हूं, मैं आज दोहराना नहीं चाहता था ये बात, लेकिन अब सवाल कर रही हैं तो मुझे कहना पड़ेगा। ये जितने नेता हैं इनके जिम्मे कोई काम नहीं रहेगा। काम तो सारा ब्यूरोक्रेसी को और नरेंद्र मोदी जी को करना, वो अच्छा काम हो कि बुरा काम हो। क्या ये मुमकिन है कि 48 घंटे में यह पता चल जाए कि ब्यूरोक्रेसी का मनोबल खत्म हो गया है? उन्होंने एक मैसेज दिया है ब्यूरोक्रेसी को कि काम आपको करना है और काम मुझे कराना है।
ये मैसेज सारे देश के अंदर सारी ब्यूरोक्रेसी को चला गया है और वो ब्यूरोक्रेसी को अपने हिसाब से अपॉइंट करेंगे। अब आप देखिए, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी उन्हें बनाना था, मैं इस पे भी टिप्पणी नहीं करना चाहता था, उन्होंने कानून को बदल के ऑर्डिनेंस को हटा के एक आदमी को लेकर आए। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक शक, एक शुबा पैदा होता है। क्या एक आदमी इतना इंपॉर्टेंट है जी, जिसके लिए कानून बदल दिया जाए? क्या दूसरा कोई ब्यूरोक्रेट नहीं था जिसके साथ मिलके काम किया जा सके? अच्छी बात है, अगर उनके साथ ही मिलके आप अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक शक और शुबा तो पैदा कर ही दिया आपने। यही से चर्चा को आगे लिए चलेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ आलोक जी आप भी इस पर रिस्पॉन्ड करें, और साथ ही शास्त्री साहब कि क्या वाकई ब्यूरोक्रेसी के जरिए डोर अपने हाथ में रखने की शुरुआत है ये? भ्रष्टाचार खत्म करेंगे मोदी, या फिर ब्यूरोक्रेट्स को ज्यादा आजादी के नाम पर मंत्रियों को कम एक तरह से ताकत होगी और डोर उनके हाथ में? आलोक जी जल्दी से आपसे और शास्त्री साहब दोनों से इस पर रिएक्शन। क्या ईमानदारी की डगर पर मंत्री चले, ये है लक्ष्य, या फिर ये कि डोर हाथ में रहे? देखिए, डोर तो मोदी जी के हाथ में रहेगी, और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री यदि ताकतवर हो, वो मनमोहन सिंह की तरह से ऐसा नहीं हो, बिल्कुल ढीले ढाले हो, फैसले खुद भी नहीं करें, तो मंत्रियों पर भी कमान रहे। बस उम्मीद ये करेंगे कि अफसरों को भी मनमानी से पूरा उनको नियंत्रण करना होगा, क्योंकि इतनी बड़ी देश है, इतना बड़ा सरकार है, उसमें हर मंत्रालय के सेक्रेटरी को या सचिव को, संयुक्त सचिव को कंट्रोल करना मोदी जी के लिए, गुजरात छोटा राज्य था, वहाँ संभव था, वहाँ गुजरात मॉडल देश में लगाना। यहाँ कुछ मंत्रियों को भी और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए उनको, उन सबको तैयार करने की शायद प्रक्रिया वो शुरू कर रहे हैं, तो हम उनको शुभकामना देना चाहिए कि मंत्री भी ताकतवर बने। शास्त्री जी। हाँ जी, देखिए, जब तक भ्रष्टाचार की बात होती है, ये कदम कुछ ठीक ही लग रहा है कि जो नेक और ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको थोड़ा सी खुली छूट दी जाए। मगर मैं फिर से यही सवाल पे जाता हूँ कि जैसे अब वो सीबीआई है, सीबीआई को ऑटोनॉमी देना चाहते हैं कि नहीं, लोकपाल बिल को मजबूत करना चाहते हैं कि नहीं, अपने मंत्रिमंडल और आपके खुद के पार्टी में जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं उनके बारे में क्या करेंगे? तो कुछ हद तक ये कदम सही है, और मेरे ख्याल से अभी तो 72 घंटे भी नहीं हुए हैं, तो हर एक बात पे टिप्पणी और आलोचना देना भी शायद ठीक नहीं है। समय है, समय बताएगा कि ये सब क्या होगा, और हम सब बड़ी उत्सुकता से देखना चाहते हैं कि भाई ये सरकार हमारे देश के लिए क्या करती है। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, भाजपा और कांग्रेस की बात वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राशिद अलवी जी, सिद्धार्थनाथ सिंह साहब, आलोक मेहता जी और साथ ही प्रोफेसर शास्त्री। कुल मिलाकर निर्देश ही नहीं, निर्देश के आगे नियत की भी दरकार है, और देश इंतजार कर रहा है अच्छे दिनों का। 100 दिन के अंदर भ्रष्टाचार खत्म होगा क्या, कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। आप देखते रहिए आज तक।